नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे बड़ा ग्लोबल रेड अलर्ट जारी हो चुका है। वॉशिंगटन से लंदन तक इंटेलिजेंस एजेंसियों का फोकस मॉस्को पर शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि रूसी धरती से आई सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। मॉस्को से करीब 500 किलोमीटर दूर एक एटमी मिसाइल बेस पर बड़ी सैन्य गतिविधि देखी गई है। यह रूस की अत्याधुनिक और अजेय मिसाइल बेस है। रूस की गतिविधि से परमाणु युद्ध की आशंका भड़क गई है। देखिए क्या है रूस का प्लान, कौन सी मिसाइल से रूस हमले की तैयारी में है और रूस के टारगेट पर कौन कौन से देश हो सकते हैं। Федеральной службой безопасности. Комплекс «Кинжал», комплекс морского базирования «Циркон», «Авангард», «Сармат», дальности «Буревестник». रूसी सीमा में जिस दिन यूक्रेन की सेना का प्रवेश हुआ, उसी दिन यह निश्चित हो गया था कि रूस इसका भयंकर प्रतिशोध लेगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा दुनिया पर मंडराने लगा है। क्योंकि खुफिया रिपोर्ट इशारा कर रही है कि रूस अकल्पनीय प्रतिशोध लेने की तैयारी कर चुका है। अमेरिका की एक प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी की रिपोर्ट है कि पुतिन अपनी अजय मिसाइल बुरीवेस्टिक को युद्ध के मोर्चे पर उतार चुके हैं। रूस की सरमत यारसी यूरोप और अमेरिका में विनाश का दूसरा नाम कही जाती है। लेकिन बुरीवेस्टिक रूस की ऐसी मिसाइल है जिसे किसी भी तरह टारगेट पर गिरने से रोका नहीं जा सकता। अमेरिका की प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी ने इस मिसाइल के ठिकाने की तस्वीरें जारी की हैं, जिससे वॉशिंगटन अलर्ट हो चुका है। ये रूस के मिसाइल बेस की तस्वीरें हैं। अमेरिकी दावे के मुताबिक यहां रूस ने बुरीवेस्टिक मिसाइल तैनात की है। सैटेलाइट तस्वीरों में एक मेन कंपाउंड नजर आ रहा है। उसके पीछे 5 बड़े टीले जैसे आकार हैं, जो मिसाइल लॉन्च करने के लिए बनाए गए साइलो हैं। साइलो को एक सुरक्षा दीवार से घेरा गया है। रिपोर्ट है कि रूस का यह बेस मॉस्को से 475 किलोमीटर उत्तर में बनाया गया है। इस बेस का नाम वोलोगदा 20 और चेपसारा है। यहां रूस ने 8 से ज्यादा 9M370 बुरीवेस्टिक मिसाइलें तैनात की हैं। Внимание! Есть внимание! 2019 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा था कि रूस परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अपनी मिसाइलों को 2025 तक वॉर रेडी कर सकता है। लेकिन रूस की युद्धक तैयारी समय से पहले पूरी हो चुकी है। इस मिसाइल को नेटो ने SSC-XN स्काईफॉल कोड नेम दिया है। इसके हमले की तुलना धरती पर आसमान गिरने जैसे अकल्पनीय खतरे से की गई है। बुरीवेस्टिक मिसाइल के बारे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया को इसी साल आगाह भी किया था। बुरीवेस्टिक दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये इसकी विशेषताओं से समझा जा सकता है।
बोरिवेस्टिक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली परमाणु हमला करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज अंतहीन मानी गई है। ये कई साल तक धरती के चक्कर लगा सकती है। बोरिवेस्टिक का हमला धरती के सबसे बड़े महानगर को खत्म कर सकता है। इस मिसाइल को रोकने वाले डिफेंस सिस्टम का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है। अगर रूस ने इस मिसाइल से हमला किया तो महाविनाश अटल है। इस मिसाइल की तैनाती के साथ साथ रूस ने 3 सागरों में भी अपनी परमाणु आईसीबीएम तैनात कर दी है। रूस ने महासंग्राम के 3 मोर्चे तैयार कर दिए हैं। इनमें पहला है बाल्टिक सागर। यहां रूसी नौसेना युद्धाभ्यास में जुटी है। बाल्टिक सागर में 20 युद्धपोत सबमरीन से युद्धाभ्यास किया जा रहा है। रूसी नौसेना दुश्मन के एम्फीबियस हमले रोकने की ड्रिल कर रही है। इस ड्रिल में कई तरह के सैन्य उपकरण और 100 मरीन कमांडो शामिल हैं। दूसरा मोर्चा है कैस्पियन सागर। रूस की नौसेना के फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर कैस्पियन में तैनात हैं। इन युद्धपोतों पर हाइपरसोनिक मिसाइल वॉर रेडी रखी गई है। साथ ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ सबमरीन भी तैनात है। तीसरा मोर्चा है काला सागर। यहां रूस की सबमरीन और युद्धपोत हर स्थिति के लिए तैयार है। काला सागर से पूरा पूर्वी यूरोप रूस के टारगेट पर है। यहां से रूसी नौसेना पोलैंड और यूक्रेन पर बड़ा खतरा बनी हुई है। रूस ने अपनी एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस को 99% से ज्यादा अपग्रेड कर दिया है। क्रेमलिन के उच्चाधिकारी निकोलाई पात्रुशेव ने कहा है कि रूसी सीमा में जारी आक्रमण का जवाब निश्चित है। लॉन्ग रेंज एविएशन मिसाइल फोर्सेस को नए हथियार सौंप दिए गए हैं। रूस लंबी दूरी तक हमले करने की तैयारी कर चुका है और छोटी दूरी के हमलों के लिए उसका मित्र देश ईरान मदद भेज रहा है। अमेरिका की रिपोर्ट है कि ईरान इसी हफ्ते रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी खेप भेज रहा है। ईरान से सैकड़ों फतेह 6 मिसाइलें मॉस्को पहुंचने वाली हैं। अमेरिका ने ईरान को भी चेतावनी जारी की है। लेकिन यह तय है कि ईरान नहीं मानने वाला। रूस ईरान से मिली बैलिस्टिक मिसाइलों से 2000 किलोमीटर की रेंज के हमले करने की तैयारी में है। और बोरिवेस्टिक, यार्स और सरमत जैसी मिसाइलों का टारगेट अमेरिका सहित यूरोप के बड़े देश हो सकते हैं। रूस ने कहा है कि अमेरिका और नेटो मिलकर रूस को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस की हार दुश्मन के विनाश का कारण बनेगी। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रियाबकोव ने कहा है कि क्रेमलिन परमाणु हथियारों के प्रयोग पर बने नियमों में बदलाव करने वाला है। पुतिन ने कहा है कि रूस की हार का मतलब रूस के अस्तित्व का अंत होगा और बिना रूस के दुनिया का क्या मतलब। संकेत साफ है कि रूस न्यूक्लियर हमले की तैयारी में है। रूस को यूक्रेन और कुर्स्क 2 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। नेटो देश रूस को और बड़े व्यू में घेरना चाहते हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस ड्यूडा ने कहा है कि रूसी मिसाइलों का गिराना पोलैंड का कर्तव्य है। यूक्रेन पोलैंड की सीमा पर आने वाली मिसाइलों को पोलैंड गिराने के लिए तैयार है। हालांकि नेटो ने कहा है कि रूसी मिसाइलों पर पोलैंड के एक्शन से मुसीबत खड़ी हो सकती है। पोलैंड को रूसी मिसाइलें गिराने से फिलहाल रोका गया है।
लेकिन कुर्स्क में विदेशी लड़ाके, कुर्स्क में विदेशी हथियारों की सप्लाई और जंग में रूस को उलझाए रखने की नेटो चाल पूरी दुनिया पर संकट बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खार्किव में रूस का विध्वंसक हमला जारी है। रूसी सेना का लैंसेट ड्रोन से हमला हुआ है। हमले में यूक्रेनी सेना का टैंक भस्म हो चुका है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। खार्किव में रूस के विध्वंसक हमले जारी है। देखिए, आपको ड्रोन से लेकर तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे जोरदार विस्फोट हुआ है। सैटेलाइट इमेज से ये पता चलता है। जोरदार धमाके से दहल उठा है खार्किव का ये पूरा इलाका, जहां चारों तरफ आग और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस के अंदर विनाश की बहुत भयावह आग भड़का दी है। इस आग में रूस के एयरबेस और नेवल बेस जल रहे हैं। यूक्रेन ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन के सीरियल अटैक की वजह से मॉस्को के साथ साथ क्रीमिया भी जलने लगा है। सवाल यही है कि रूस के अंदर यूक्रेन ने फिर से गुरिल्ला धावा क्यों बोला? क्या यूक्रेन कुर्स्क में अपनी हार को टालने का अंतिम प्रयास कर रहा है? रूस की धरती को यूक्रेन ने एक बार फिर बुरी तरह दहला दिया है। यूक्रेन ने मॉस्को के साथ साथ क्रीमिया में भी जबरदस्त ब्लास्ट किए। रूस के शहरों में एक साथ 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। कई विस्फोट हुए और इसी के साथ रूस के अंदर विनाश की बड़ी आग भड़क गई। सुबह 3 बजे मॉस्को के पास मौजूद तवेर में ड्रोन की बरसात की गई। यूक्रेन के टारगेट पर रूस का मेगालोवो एयरफील्ड था। इसके 2 घंटे बाद यानी सुबह करीब 5 बजे क्रीमिया में विध्वंस हुआ। यूक्रेन ने यहां पहली बार लंबी दूरी तक मार करने वाले नए ड्रोन से हमले किए। ज़ेलेंस्की की सेना कुर्स्क की जंग में बहुत कमजोर पड़ चुकी है। रूसी हमले के सामने यूक्रेन टिक नहीं पा रहा है। माना जा रहा है कि कुर्स्क में झटका लगने के बाद यूक्रेन अब रूस को दहलाने का अंतिम प्रयास कर रहा है। क्रीमिया में यूक्रेन ने 50 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सैन्य ठिकाने और एनर्जी सेक्टर थे। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्रीमिया नेवल बेस के साथ 8 इलाकों में धमाके हुए। यूक्रेन के हमले में रूस को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज पर भी विस्फोट करने की कोशिश की, लेकिन यह हमला सफल नहीं हो सका। क्रीमिया में रूस ने 2 दिन पहले ही नए और घातक एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की थी। अगर यह तैनाती नहीं हुई होती तो क्रीमिया में विनाश की बहुत भयानक आग लग सकती थी। क्रीमिया से बड़ा और घातक हमला तवेर में हुआ। तवेर एयरफील्ड पर यूक्रेन ने सीरियल अटैक किए। यूक्रेन की ड्रोन सेना ने एयरफील्ड पर 60 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। रूस की एयरबेस पर यूक्रेन ने इस तरह का सीरियल ड्रोन हमला पहली बार किया। एक साथ दर्जनों ड्रोन फायर किए गए। इसके बाद तवेर एयरफील्ड दहल गया।
एयरफील्ड पर तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के तमाम ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन 1 दर्जन ड्रोन एयरफील्ड को हिट करने में कामयाब रहे। यूक्रेन ने रूस के जिस एयरबेस पर हमला किया वो तवेर में है और मॉस्को से इसकी दूरी सिर्फ 180 किलोमीटर है। तवेर में मौजूद इस एयरफील्ड का नाम है मिगालोवो एयरफील्ड। यूक्रेन ने जिस वक्त हमला किया उस वक्त एयरफील्ड पर रूस के 6 Tu-95 बॉम्बर, 14 सुखोई 34 और 9 सुखोई 25 लड़ाकू विमान मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी फोर्स ने एयरफील्ड पर 60 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूसी एयर डिफेंस ने 4 दर्जन ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन कई ड्रोन एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से एयरबेस पर 12 धमाके हुए। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की वजह से एयरबेस की इमारत को नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, एयरबेस के रनवे को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के मुताबिक हमले में रूस के 3 एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के कई लड़ाकू विमानों में भी आग लग गई। हालांकि रूस की तरफ से अब तक नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ज़ेलेंस्की सेना को कुर्स्क समेत दूसरे सीमाई प्रांतों में हार का सामना करना पड़ रहा है। इस हार को टालने के लिए अब यूक्रेनी फोर्स ने रूसी धरती पर हमले तेज कर दिए हैं। इसके अलावा पिछले 3 दिनों में रूस ने जिस तरह से यूक्रेन को दहलाया है, उसके बाद ज़ेलेंस्की सेना भी प्रतिशोध के मोड में आ चुकी है। तवेर और क्रीमिया में यूक्रेन का हमला इसी का परिणाम है। यूक्रेनी फोर्स रूस के अंदर और युद्ध के मैदान में भी भीषण हमला कर वापसी करने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन ने रूस के कैलिनिनग्राद में भी विध्वंसक हमला किया। विस्फोट के बाद कैलिनिनग्राद के रिहायशी इलाके में आग लग गई। नीपर नदी में यूक्रेन ने रूस की आधा दर्जन बोट को डुबा दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के 2 ठिकानों का अस्तित्व मिटा दिया। डोनेट्स्क के क्रास्नोहोरिव्का में यूक्रेन ने रूसी सेना के कॉलम को तबाह कर दिया। यूक्रेन गोरिल्ला हमले भले ही कर रहा है, लेकिन सच यह है कि हर बीते दिन के साथ हार उसके करीब आती जा रही है। हार तभी टल सकती है जब यूक्रेन को जरूरी हथियार मिले। यही वजह है कि वो कई देशों से हथियारों की मांग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ज़ेलेंस्की ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। नीदरलैंड से एयर डिफेंस सिस्टम और हथियारों की मांग की गई। सर्बिया ने यूक्रेन को 36 MiG-29 लड़ाकू विमान देने का फैसला किया है, तो रोमानिया पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। नेटो के कई देश यूक्रेन को मदद तो दे रहे हैं, लेकिन यह मदद काफी नहीं है। इस बात से आहत ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के अंदर हमला करने के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार नहीं मिल रहे हैं। जाहिर है, अगर यूक्रेन को जल्द ही लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं मिली तो ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को हार से कोई नहीं बचा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और युद्ध में रूस की आर्टिलरी का एक्शन देखने को मिला है। हमले में यूक्रेन का MLRS ध्वस्त हो गया। रूस के हमले का वीडियो आया है सामने। रूस की आर्टिलरी का एक्शन युद्ध में देखने को मिला है। देखिए आर्टिलरी से कैसे हमले किए जा रहे हैं। MLRS ध्वस्त किया गया है यूक्रेन का। रूस ने ये बड़ा हमला यूक्रेन के खिलाफ बोला।
जेलेंस्की ने अपनी पूरी ताकत कुर्स्क में झोंक दी है और यूक्रेन की सेना विदेशी जमीन यानी रूस में जंग लड़ रही है। लेकिन इस बीच पुतिन की रणनीति ने जेलेंस्की को तगड़ा झटका दिया है। रूस के सैनिक यूक्रेन के कई इलाकों से शिफ्ट होकर कुर्स्क पहुंच रहे थे और यूक्रेन इसे अपनी कामयाबी मान रहा था। लेकिन इस बीच पुतिन पूर्वी यूक्रेन में भी सैनिकों की तैनाती बढ़ाते रहे और नया अभियान छेड़ दिया। अब प्रोकोवस्क समेत एक बड़े इलाके में रूस कब्जा करने के लिए मजबूत स्थिति में है। जेलेंस्की अब अपने इलाके को कैसे बचाएंगे, ये बड़ा सवाल है। जेलेंस्की का दांव उल्टा पड़ने लगा है। कुर्स्क मिशन गलत फैसला साबित होने लगा है। कुर्स्क में कामयाबी का जश्न अब फीका है और डोनेट्स्क गंवाने की फिक्र हावी है। यूक्रेन अब खार्किव, कुपियांस्क, टोरस्क, क्रामातोर्स्क जैसी जगहों को गंवाने वाला है, क्योंकि यहां रूसी सेना ने मजबूत पकड़ हासिल कर ली है। यूक्रेन के सैनिक कुर्स्क में पसीना बहा रहे हैं और पूर्वी यूक्रेन में तैनात मुट्ठी भर यूक्रेनी फौज के आंसू निकल रहे हैं। डोनेट्स्क में रूसी अभियान तेज होने के साथ ही हर दिन यूक्रेनी सैनिकों को भारी नुकसान हो रहा है और रूसी फौज यूक्रेन के सबसे अहम ठिकाने के करीब आती जा रही है। पोक्रोवस्क को बचाने का अभियान बेहद कमजोर साबित हो रहा है। डोनेट्स्क में रूसी अभियान पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन की मजबूरी देखी, सैनिकों की कमी रोबोट से पूरी करने की कोशिश है। यूक्रेन रोबोडॉग्स की मदद से रूसी फौज से मुकाबले की तैयारी में है, लेकिन डोनेट्स्क में मौजूद विशाल सेना के सामने यह कोशिश बहुत अधिक कामयाब नहीं होने वाली है। रूस की सेना डोनेट्स्क के वोलोदर में दाखिल हो चुकी है। वोलोदर में उत्तर और पश्चिम से रूसी सेना दाखिल हुई। दोनों तरफ से आने के बाद वोलोदर में रूस की 8 यूनिट फौज पहुंच चुकी है। यूक्रेनी सैनिक वोलोदर को कब्जे से बचाने की जंग लड़ रहे हैं और वोलोदर रूसी फौज की आर्टिलरी प्रहार से जल रहा है। हालात बिल्कुल वैसे जैसा बाख्मुत में हुआ था। अब जेलेंस्की अजीब स्थिति में है। उन्हें एक तरफ कुर्स्क को लेकर फैसला लेना है तो दूसरी तरफ डोनेट्स्क की चिंता भी है। दोनों में से जेलेंस्की किस मिशन को प्राथमिकता देंगे, ये बड़ा सवाल है। जेलेंस्की और यूक्रेनी सेना के चीफ को अब रूस की रणनीति समझ में आने लगी है। पुतिन ने पिछले दिनों सेना की शिफ्टिंग का जो प्लान तैयार किया, उसे रूस की हताशा समझा जा रहा था। लेकिन पुतिन ने यूक्रेन को गजब चकमा दिया है। पुतिन ने यूक्रेन के कई इलाकों से सेना को कुर्स्क में शिफ्ट किया। कुर्स्क में 30,000 सैनिकों की तैनाती कर दी गई। यूक्रेन के कई मोर्चे से रूसी सैनिक वापस लौटे, लेकिन इसी बीच यूक्रेन के पोक्रोवस्क की तरफ सैनिकों की तैनाती भी बढ़ती रही। पोक्रोवस्क पर हमलों की शुरुआत हो चुकी है। रूसी फौज ने पोक्रोवस्क पर 60 से अधिक बार हमले किए। पोक्रोवस्क पर आर्टिलरी और ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं। 2 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना अब पोक्रोवस्क से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। वहीं पोक्रोवस्क के करीब मौजूद मेरनोहराद शहर से रूसी सेना सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन की सरकार और सेना को मजबूर बनाने के लिए सोमवार को एक बार फिर यूक्रेन पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले हुए।
सीमा के करीब S-300 और S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का इस्तेमाल भी अब सरफेस मिसाइल की तरह किया जा रहा है। सोमवार को यूक्रेन के 6 शहरों पर रूस का जबरदस्त प्रहार हुआ। रूस ने मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन की राजधानी कीव, बॉर्डर के करीब खार्किव और निप्रो पर हमले किए। इसके अलावा पुल्तावा पर भीषण प्रहार हुआ। माइकोलेव और ज़पोरिजिया भी लगातार रूस के टारगेट पर है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के ब्रियांस्क इलाके से यूक्रेन पर 16 इस्कंदर मिसाइलें दागी गईं। एयर डिफेंस की मदद से यूक्रेन 9 इस्कंदर मिसाइलों को गिराने में कामयाब रहा। रूसी Tu-95 MS बॉम्बर्स ने भी रूसी सीमा में उड़ान भरी और यूक्रेन पर 14 Kh-101 क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने 13 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। रूस ने 23 कामिकाज़े ड्रोन से भी हमले किए, लेकिन यूक्रेन 20 ड्रोन गिराने में कामयाब रहा। पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त तबाही लाने के लिए रूस की वायुसेना को नए ग्लाइड बम से लैस किया गया है। ग्लाइड पावर बढ़ाने के लिए रूस ने बम में बड़े विंग्स लगा दिए हैं, जिससे बम की रेंज बढ़ गई है। पहले फैब 500 ग्लाइड बम की रेंज 50 से 60 किलोमीटर थी। अब यह बम 78 से 85 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने में सक्षम है। ऐसे में अब यूक्रेनी एयर डिफेंस से बचते हुए रूसी फाइटर जेट 80 किलोमीटर दूर से बमबारी करने में सक्षम हो गए हैं। सिर्फ डोनेट्स्क में ही कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। रूस के 24 घंटे में 1920 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा है। यूक्रेन के कई टैंक और वाहनों को भी नष्ट कर दिया गया है। रूसी सेना के अभियान के बाद ज़ेलेंस्की के लिए यूक्रेन के 4 शहरों को बचाने की चुनौती है। रूसी फौज के कब्जे का खतरा क्रामातोर्स्क, कोपियांस्क, टोरेस्क और पोक्रोवस्क में है। ज़ेलेंस्की सरकार अब इन्हीं 4 जगहों को बचाने की रणनीति तैयार कर रही है। रूस के ड्रोन से केमिकल गिराया जा रहा है, जिससे जंगलों में आग लग रही है। ऐसा छिपे हुए रूसी सैनिकों को बाहर निकालने के लिए किया जा रहा है। पहले यूक्रेन ने मोल्टेन थर्माइट से भरे ड्रोन से रूसी चौकियों पर हमला किया था। अब रूस उसी का बदला ले रहा है। सुमी और खार्किव पर भी रूस का हमला जारी है। खार्किव में रूसी सेना ने नए इलाके पर कब्जा जमा लिया है। रूसी सीमा से यह इलाका 7 किलोमीटर दूर है। खार्किव में यूक्रेनी आर्टिलरी को भस्म किया जा रहा है। रूस ने यह एक्शन बेलगोरोद पर लगातार हमले के बाद लिया है। खार्किव युद्ध की शुरुआत से लगातार धधक रहा है और अब यही वजह है कि यहां बंकर के भीतर बच्चों के स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूक्रेन में जमीन के भीतर ही पूरा स्कूल तैयार कर लिया गया है, जहां कई कमरे हैं और अलग अलग क्लास में बच्चे पढ़ाई करते हैं। खार्किव में लगातार हमलों से परेशान लोगों ने अब कई अंडरग्राउंड बंकर तैयार किए हैं। खार्किव में नया स्कूल तैयार होने के बाद अब बच्चों ने भी बंकर में ही पढ़ाई की शुरुआत कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वुहेल्डर में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूस की आर्टिलरी ने धावा बोला है। हमले में यूक्रेनी सेना का ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया। वुहेल्डर में रूसी सेना ने यह बड़ा अटैक किया है। रूस की आर्टिलरी ने यहां धावा बोला है और एक बड़े हमले में जवाब दिया गया है। यूक्रेन को वार पलटवार का दौर जारी है और इसमें इस वक्त रूस भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो
बीते 48 घंटों से यूक्रेनी धरती पुतिन के बारूदी प्रकोप से धधक रही है। कीव, खार्किव समेत दक्षिण पूर्वी रूस के कई प्रांतों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं कुर्स्क में यूक्रेनी सेना लगातार बैकफुट पर है। ऐसे में अब जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ एटमी षड्यंत्र रचा है, जिसका मकसद है परमाणु प्लांट में विस्फोट करना और रेडिएशन के जरिए तबाही मचाना। इसके साथ साथ यूक्रेनी फौज रूस के एनर्जी इंफ्रा को भी निशाना बना रही है। मगर यूक्रेन के इस दाव से न सिर्फ रूस बल्कि यूरोपीय देश भड़के हुए हैं। आखिर क्यों? देखिए रिपोर्ट। कुछ वक्त पहले तक जिस कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का दबदबा था, कुर्स्क के कई इलाकों को यूक्रेन ने अपने कब्जे में कर लिया था। अब उसी कुर्स्क में यूक्रेनी ब्रिगेड सरेंडर करने पर मजबूर हो रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कुर्स्क के कई इलाकों से यूक्रेनी सेना पीछे तक हट चुकी है। और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? बीते 48 घंटों से जारी पुतिन का आसमानी प्रतिशोध। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के आधा दर्जन प्रांतों पर पुतिन ब्रिगेड ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। कीव, खार्किव, निप्रो और ज़ेपोरिज़िया में एटमी बम वर्षकों के जरिए क्रूज मिसाइल दाग रही है। तो वहीं यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले भी किए जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रूसी सेना पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में मौजूद यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बारूद बरसा रही है। बस इसी बारूदी प्रहार के चलते यूक्रेन बैकफुट पर आ चुका है। जेलेंस्की ब्रिगेड के हौसले पस्त हो चुके हैं। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि जंग में हार की कगार पर पहुंचे जेलेंस्की ने एटमी षड्यंत्र का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जानते हैं कैसे? रूस यूक्रेन में मौजूद एटमी प्लांट को दहलाकर। दरअसल जेलेंस्की के टारगेट पर 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। पहला टारगेट ज़ेपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट, दूसरा टारगेट कुर्स्क का कोर्चातोव परमाणु पावर प्लांट। दरअसल कुर्स्क में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान कई बार यूक्रेनी सेना ने कोर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक की थी। खेरसोन से खबर आ रही है, जहां रूस का जबरदस्त अटैक हुआ है। यूक्रेन का ड्रोन कमांड पोस्ट तबाह कर दिया गया। रूसी सेना के हमले का वीडियो भी सामने आया है। तो खेरसोन में रूस का जबरदस्त हमला हुआ है और इस हमले में बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। यूक्रेन का ड्रोन कमांड पोस्ट तबाह कर दिया गया है। तो ये टारगेटेड अटैक था रूस की ओर से, जिसमें ड्रोन कमांड पोस्ट पर बड़ा हमला किया गया और यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू गाजा संहार पर अड़े हुए हैं, लेकिन अब उनकी यह जिद इजराइल पर भारी पड़ सकती है। दरअसल अब तक आईडीएफ के ईरानी प्रॉक्सी को बड़ी आसानी से टारगेट करता था, लेकिन उसके रास्ते में तुर्की दीवार की तरह खड़ा होने वाला है। एर्दोआन ने ईरानी प्रॉक्सी को स्टील डोम एयर डिफेंस सिस्टम देने के संकेत दिए हैं, जिसके बाद हिजबुल्लाह और हूती बेहद आक्रामक हो गए हैं। हूती ने लाल सागर में सऊदी अरब के जहाज को ध्वस्त कर दिया है। ये इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का कवच है, जो दुश्मनों के बीच उसे सुरक्षित रखता है। हिजबुल्लाह हो या हूती या फिर हमास, किसी को भी इजरायली जमीन को छूने के लिए सैकड़ों रॉकेट मिसाइलें दागनी पड़ती हैं, तब भी इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं होता।
जबकि इजराइल जब चाहे तब ईरानी प्रॉक्सी को दहलाता है, उनके ठिकानों पर बारूदी जलजला ला देता है। लेकिन अब ईरानी प्रॉक्सी को भी ऐसा ही सुरक्षा कवच मिलने वाला है, जो इजराइल के हमलों को न सिर्फ निष्क्रिय करेगा बल्कि उसके फाइटर जेट्स को भी आसमान में तबाह कर देगा। ईरानी प्रॉक्सी को यह कवच तुर्की से मिल सकता है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने अपने बयान में कहा, अगर इजराइल के पास आयरन डोम है तो हमारे पास स्टील होगा। हमारा स्टील डोम अपने सभी हिस्से के साथ लगभग तैयार है। दरअसल तुर्की अपने नए स्टील डोम सिस्टम पर काम कर रहा है। तुर्की का दावा है कि यह दुनिया का सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम होगा। स्टील डोम बेहद खास है क्योंकि इसे कई सिस्टम्स को जोड़कर बनाया जा रहा है, जो ईरानी प्रॉक्सी की सुरक्षा में तैनात हो सकता है। एर्दोआन के स्टील डोम पर दिए बयान को ईरानी प्रॉक्सी से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि तुर्की स्टील डोम को ईरानी प्रॉक्सी को दे सकता है। वो हूती और हिजबुल्ला की हिफाजत के लिए स्टील डोम की तैनाती कर सकता है। हाल ही में तुर्की और ईरान की स्टील डोम को लेकर डील की खबरें भी आई थी। अगर ऐसा होता है तो यह इजराइल के लिए सबसे बड़ा संकट होगा, क्योंकि अभी तक इजरायली फाइटर जेट मन मुताबिक ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों को राख बना देते थे। स्टील डोम मिलने से उन पर इजरायली स्ट्राइक का खतरा टल जाएगा और वो बिना किसी डर इजराइल के शहरों पर रॉकेट दाग सकेंगे। इसके साथ ही इजराइल के मित्र देशों को भी दहला सकते हैं। तुर्की नेटो का सदस्य है। ऐसे में सवाल है कि तुर्की ईरानी प्रॉक्सी की मदद कर क्या हासिल करना चाहता है। वो कौन सी वजह है जो उसे अमेरिका के खिलाफ जाने के लिए मजबूर कर रही है। दरअसल इसकी दो बड़ी वजह है। नंबर 1, स्टील डोम देने से मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी छवि मजबूत होगी। नंबर 2, दुश्मन मुस्लिम देशों के खिलाफ रणनीतिक तौर पर ताकतवर होगा। यही वजह है कि तुर्की ने ईरानी प्रॉक्सी को स्टील डोम कवच देने का मन बना लिया है। एर्दोआन के इस बयान से उत्साहित हूती ने लाल सागर में अमेरिका समर्थित अरब देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में हूती ने 2 जहाजों को बैलिस्टिक मिसाइलों से डुबो दिया। लाल सागर में हूती ने हमलावर 2 जहाजों को तबाह कर दिया। ये दोनों जहाज क्रूड ऑयल लेकर जा रहे थे। एक पनामा का जहाज था, जबकि दूसरा सऊदी अरब का। सऊदी अरब का जहाज क्रूड लेकर ग्रीस जा रहा था, जिस पर 20 लाख बैरल तेल मौजूद था। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए हूती ने लाल सागर में अमेरिकी मित्र देशों की कब्र बनाने के प्रण को दोहराया। हूती ही नहीं, हिजबुल्ला ने भी इजराइल पर बड़े हमले किए हैं। वो इजराइल के शहरों को टारगेट कर रहा है। ये इजराइल के नहरिया शहर की तस्वीरें हैं, जहां हिज्ब ने रॉकेट से हमला किया। हालांकि आयरन डोम ने इसे निष्क्रिय कर दिया। इजराइल की कफर युवल पर भी हिजबुल्ला ने रॉकेट से सटीक हमला किया। यहां एक इजरायली चेकपोस्ट को तबाह कर दिया। ईरानी प्रॉक्सी के डबल अटैक से अमेरिका भी हरकत में आ गया है। आग बबूला अमेरिका ने हूती पर बड़े हमले किए हैं। हमलों का जवाब देते हुए अमेरिका ने यमन के हूती के नियंत्रण वाले हिस्से पर मिसाइलें दागी और हूती के 2 ठिकाने तबाह कर दिए। साफ है, तुर्की के ऐलान ने जहां ईरानी प्रॉक्सी को नई संजीवनी दे दी है, वहीं इजराइल के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया है। यानी आने वाले दिनों में बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा संहार की जिद उन्हें महंगी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 18 फरवरी 1952 को तुर्की नाटो में शामिल हुआ और दशकों से पश्चिमी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा। मगर अब यह आशंका जताई जा रही है कि नाटो से तुर्की अलग होने वाला है और सबसे अहम ये कि नाटो की बजाय अब तुर्की ब्रिक्स में शामिल होने वाला है। इसके लिए तुर्की ने आधिकारिक तौर पर आवेदन भी कर दिया है। अब सवाल यह है कि अचानक ही एर्दोआन नाटो से अलग क्यों होना चाहता है। इस रिपोर्ट में देखिए। है
गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही तुर्की ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई, रूस ने खुलकर तुर्की के इस कदम का स्वागत किया। मगर सवाल यह खड़ा होता है कि दशकों से नेटो का सदस्य रहा तुर्की अब नेटो से खुद को क्यों अलग कर रहा है? आखिर नेटो और तुर्की में आई दरार के पीछे की वजह क्या है? दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को लग रहा है कि रूस यूक्रेन जंग के चलते अब पश्चिमी देशों का प्रभाव कम हो रहा है। वहीं ब्रिक्स की अगुवाई करने वाले रूस और चीन का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। वहीं एर्दोआन इस बात से भी भड़के हुए हैं कि तुर्की को यूरोपीय संघ में शामिल नहीं किया गया, लेकिन असल में तुर्की के नेटो से ब्रिक्स में जाने की वजह गाजा जंग है। दरअसल गाजा जंग में अमेरिका की भागीदारी से तुर्की भड़का हुआ है। तुर्की के एंटी अमेरिकी गुट एर्दोआन का विरोध कर रहे हैं, लिहाजा दबाव में आए एर्दोआन अब ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं। तुर्की में अमेरिका के खिलाफ विरोध चरम पर है। हाल ही में यूएस मरीन के कमांडो को तुर्की के लोगों ने बीच सड़क पर पीट दिया। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। बस इसी के चलते तुर्की अब अमेरिकी अगुवाई वाले नेटो संगठन को छोड़कर रूस चीन की अगुवाई वाले ब्रिक्स संगठन में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने दावा किया है कि तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने भी ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। अब यह देखना होगा कि एर्दोआन के इस दावे पर नेटो और अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। याह्या सिनवार ने इजरायल के खिलाफ खूनी षड्यंत्र रचा है, जिसके दम पर वो इजरायल को घुटनों पर लाने की तैयारी में है। सवाल है कि सिनवार का नया खूनी षड्यंत्र क्या है? ये सभी वो बंधक हैं जो 31 अगस्त के दिन गाजा में मारे गए थे। इन बंधकों का वीडियो हमास ने जारी किया है, जिसमें एक एक कर सभी मारे गए बंधकों की तस्वीरें और नाम है। इन तस्वीरों के साथ एक संदेश है। नुसीरत हादसे के बाद हमने सभी को साफ साफ कह दिया है, बंधकों को हैंडल करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगर इजरायल की सेना बंधकों वाली सुरंग के पास पहुंचती है तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, यह हमारे लड़ाकों को पता है। हालांकि इस संदेश में कहीं भी यह नहीं बताया गया कि इजरायल सेना बंधकों के पास पहुंचती है तो हमास के लड़ाकों को क्या करना है। सवाल है, याह्या सिनवार के दिमाग में क्या चल रहा है? आखिर उसका नया खूनी पैतरा क्या है? दरअसल हमास ने इजरायल के खिलाफ एक नई रणनीति बनाई है, जिसमें वो इजरायली नागरिकों और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है। वो रणनीति क्या है, आपको बताते हैं, लेकिन 6 बंधकों में जान गंवाने वाली महिला का ये वीडियो देख लीजिए। ये ईडन यरूशलेमी है। इजरायल पहुंचने वाले 6 मृत बंधकों में इनकी भी डेड बॉडी शामिल थी। इस वीडियो में वो किसी भी कीमत पर नेतन्याहू से उन्हें आजाद कराने की मांग कर रही हैं। दरअसल याह्या सिनवार नेतन्याहू और इजरायली नागरिकों के साथ माइंड गेम खेल रहा है, जिससे उसको 2 फायदे होंगे। नंबर 1, सिनवार इजरायली नागरिकों को नेतन्याहू के खिलाफ और भड़काना चाहता है ताकि इजरायल में उनके खिलाफ प्रदर्शन तेज किया जाए। मजबूर होकर नेतन्याहू को हमास की हर शर्त माननी पड़े। नंबर 2, सिनवार इजरायली नागरिकों को डराना चाहता है ताकि आईडीएफ को गाजा में ऑपरेशन बंद करने के लिए मजबूर किया जा सके। हाल ही में मारे गए 6 बंधकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह पता चला है कि इन्हें बेहद करीब से गोली मारी गई थी। रक्षा अधिकारियों को आशंका है कि हमास ने इन 6 लोगों की हत्या इसलिए की क्योंकि उन्हें डर था कि पिछले सप्ताह पास की एक सुरंग से बचाए गए एक अन्य बंधक से उनके ठिकानों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। साफ है, सिनवार अपने खूनी पैतरे के जरिए इजरायल को घुटनों पर लाना चाहता है। ऐसे में अब देखना होगा कि बेंजामिन बातचीत के टेबल पर आते हैं या फिर अपने ऑपरेशन को जारी रखते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। चुनाव के बाद से वेनेजुएला और अमेरिका की तल्खी बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए राष्ट्रपति मादुरो के प्राइवेट जेट को जब्त कर लिया है। सवाल यही है कि आखिर अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया। इस खूबसूरत विमान का नाम दसॉ फैल्कन 900EX है। लग्जरी सुविधाओं वाले इस जेट का इस्तेमाल दुनिया के बड़े बिजनेसमैन और नेता करते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो भी इसी लग्जरी जेट से यात्रा करते थे, लेकिन अमेरिकी कंपनी के इस विमान को अमेरिका के अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक विमान की कीमत करीब 110 करोड़ रुपए है। डोमिनिकन रिपब्लिक से विमान जब्त किया गया। अमेरिकी अधिकारी विमान को वापस ले गए। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच कई दशकों से राजनीतिक मतभेद रहे हैं। अमेरिका और वेनेजुएला सरकार के बीच व्यापारिक लेन देन पर प्रतिबंध है। यही वजह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति का विमान सीधे तौर पर नहीं खरीदा जा सकता था। अमेरिका का आरोप है कि विमान खरीदने के लिए एक कंपनी के नाम का सहारा लिया गया। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस देश का पता बताया गया। बाद में इसे सैन मेरिनो में रजिस्टर्ड कर वेनेजुएला भेज दिया गया। जनवरी 2023 में अमेरिका को इसकी पूरी जानकारी मिल गई। इसके बाद अमेरिका ने विमान का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। इस साल मार्च में यह विमान डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचा था। अब अमेरिकी अधिकारी इस विमान को यहां से वापस ले गए। प्लेन मादुरो की विदेश यात्राओं के दौरान इस्तेमाल होता था, जो सिर्फ वेनेजुएला के मिलिट्री बेस से ही उड़ान भरता था। अमेरिका के एक्शन की वजह वेनेजुएला में हुए चुनाव को माना जा रहा है। वेनेजुएला का विपक्ष चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहा है। अमेरिका समेत कई देशों ने राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को मान्यता नहीं दी है। अमेरिका ने चुनावी नतीजों को सार्वजनिक करने की मांग की थी, लेकिन मादुरो ने ऐसा नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।